जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते जो पिछले कुछ दिनों से चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर भी हमें इस हफ्ते कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, वो भी डिटेल में। कुछ काफ़ी, इनफैक्ट मैं बोलूँ कि काफ़ी हद तक थोड़ी सी नेगेटिव खबर भी है, बट लेट्स सी मार्केट उस चीज़ को रिएक्ट कैसे करता है। सबसे पहली चीज़, यूक्रेन रशिया वॉर एक बार फिर पनप रहा है और एज ऑफ नाउ रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। अब ये क्या पॉजिटिव खबर है? नहीं, क्योंकि एज ऑफ नाउ अभी तक जो खबर आई है उस हिसाब से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है दैट इज जेलेंस्की ने यूएस में गुहार लगाई है कि भाई साहब अब तो हमारी हेल्प कर दो, बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हो, अब तो हमारी हेल्प कर दो। तो एक तो वो चीज़ है, क्या यूएस हेल्प करेगा? इसके ऊपर मैंने एक रील भी डाली है, अगर आपको चाहिए वो बिल्कुल देखिए, उसमें काफ़ी लॉजिकल पॉइंट्स हैं। रही बात क्या ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आई विल टेल यू दैट वे कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट करके रखता है कि ये लोग अब कभी भी वॉर करेंगे। देखो, इंडिया पाकिस्तान एक फ्रेश चीज़ थी जो हुई, यूक्रेन रशिया एक तरह से स्टेल चीज़ है, मतलब काफ़ी बार हो चुकी है ये चीज़, ठीक है। तो एक ही चीज़ पर मार्केट कभी भी सेम तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्या एकदम से क्रैश आ जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो आया, बट ऐसे तुम सोचो कि क्रैश आ जाएगा तो वैसा तो मेरे को नहीं दिखता। दूसरी चीज़, ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, और वो टैरिफ किस पे लगा दिया? यूक्रेन पे, सॉरी यूके पे को छोड़कर यूरोपियन यूनियन पे, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन पे कितना परसेंट लगा दिया उन्होंने? 50% का लगा दिया। एक और चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है न्यूज़ चैनल्स पर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के ऊपर भी कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाए और बोला है कि तू इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा था वो मत कर, तेरे को ये मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर लेके आनी पड़ेगी, अदरवाइज तेरे ऊपर भी हम लोग टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से सिचुएशन चल रही है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन में हमें एक चीज़ क्लैरिटी से समझनी चाहिए कि यूएस अपने डेट ट्रैप में काफ़ी हद तक फंस चुका है। वो जो 36.1 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट है ना, उनको कैसे भी खत्म करना है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, वो दिख रहा है। या वेपन्स बेच के करो, पॉवेल साहब से, पॉवेल साहब मतलब कौन हुए? वहाँ के आरबीआई के चेयरमैन, मतलब फेड चेयरमैन। अब वो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, या उनको बोलो कि ब्याज दरें कम करो यार, हमें सस्ते में लोन दो तो हम बाकी के लोन चुका पाएं, वो देने को रेडी नहीं है। तो कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे पैसों की जुगाड़ करने की सिचुएशन दिख रही है, ये मुझे तो ऐसे ही दिख रही है। आपको दिख रही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात पे। रही बात 20th से 30th में थोड़ी क्रिटिकल है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का भी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के जो नंबर्स आ रहे हैं और कोविड के चक्कर में बहुत लोगों को लग रहा है क्या वैसा ही पैनिक क्रिएट होगा, ये तो मैं क्लियरिटी से बोल देता हूँ, वैसा पैनिक क्रिएट नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल बहुत सारी डेथ्स हो जाएं तब तक तो कुछ नहीं होगा। अब देखो यार, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ऐसा, स्पेसिफिकली हम इंडियंस हैं, हम लोग तो कोविड पहले भी ऊपर निकाल के ले गए हम लोग, और अभी भी मेरे को लगता नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी। बहुत लोग हैं इस चीज़ के ऊपर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिए। रही बात, एक और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है, क्योंकि देखिए इस हफ्ते बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। इस हफ्ते अगर आपने देखा हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये पांचों दिन मार्केट 1% ऊपर, 1% नीचे, 1% ऊपर, 1% नीचे। कभी ऐसा लग रहा है मद्दी आ गई, कभी ऐसा लग रहा है नहीं नहीं रिकवर करके अपन टॉप पे जा रहे हैं। तो जो मैं पिछले हफ्ते भी कहा था, पिछले हफ्ते भी मैंने यही कहा था, फ्लक्चुएशन एक्सपेक्ट करिएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, इस हफ्ते भी फ्लक्चुएशन एक्सपेक्ट करिएगा, बहुत सारी फ्लक्चुएशन होंगे। लेवल वाइज बात करूं निफ्टी के, अब निफ्टी की रेंज जो 25,800 की लेवल था, अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रख रही है, वो अब चेंज हो गई है, वो 25,500 हो गई है, 24,500 सॉरी, एंड 24,500 से लेकर 25,200, नाउ दिस इज द रेंज। तो एक चीज ये तो क्लियर हो गई होगी। एक चीज और है, इस हफ्ते बहुत सारी, एक एक चीज करके मैं बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूं, पर ध्यान रखिएगा इस चीज को। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस पे हैं। जो हम लोग नॉर्मली साप्ताहिक मार्केट अपडेट में कवर करते हैं, वो नियर टू रेजिस्टेंस पे हैं। तो अगर वो रेजिस्टेंस पे हैं तो हमें क्या करना है? स्टॉप लॉसेस क्लियर लगाने हैं। जस्ट इन केस अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट में नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया उस चीज़ को। 21,800 से हम लोग बोल रहे थे कि यार
यहाँ से और नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो ऑटोमेटिकली वी विल रीच एट अ गुड लेवल, जो कि पहुंच भी गए, अच्छी बात है वो चीज़, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक मेरे को मन है कि मैं आपको वो चाइना और मेटल की एक बार चीज़ को क्लियर कर दूं। गोल्ड, सिल्वर, चाइना, ये क्या कोरिलेशन है, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर आपको टाटा स्टील, एनएमडीसी, नैल्को और इन सब के ऊपर, हिंडाल्को, ये जितने मेटल स्टॉक्स हैं, अगर इनके ऊपर आपको अपना फोकस रखना है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ। चाइनीज़ इकोनॉमी को साथ में देखो। अगर चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो तुम मान के चलना कि तुम्हारे मेटल स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे यार, ये तो अजीब सी बात बोल रहे हो आप, कि चाइना ग्रो करेगा तो हमारे मेटल स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार। ये इसीलिए है, देखो मेटल्स का बादशाह है चाइना, आप मानो या नहीं मानो, ये रियलिटी है। अब अगर सपोज चाइना के पास में मेटल्स की मास्टरी है, मेटल्स के बादशाह है चाइना, तो और चाइना की खपत बहुत ज़्यादा है, मतलब जब चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रो करती है तो उनका इकोनॉमी ग्रो करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो इनको मेटल्स की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, मेटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो जो ये मेटल्स अपने यहाँ पे बना रहे हैं वो उधर यूज़ भी हो जाएंगे, और वर्ल्ड में वो पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इंडियन मेटल कंपनीज की डिमांड बढ़ेगी। तो जब चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती है तो इंडियन मेटल प्राइसेस भी ग्रो करेंगे, इंडियन मेटल कंपनीज भी ग्रो करेगी। यहीं पे अगर चाइना की इकोनॉमी नीचे आती है तो वहां पर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इंफ्रा पे पैसा खर्चा कम करेंगे, इंफ्रा पे अगर पैसा खर्चा कम करेंगे तो मेटल्स के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, अगर मेटल्स पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो मेटल का जो स्टॉक है उसका क्या करोगे, मेटल के स्टॉक को बेचना पड़ेगा मार्केट में। कहां बेचोगे, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑलरेडी इंडिया बैठा है। तो उस सिचुएशन पे ये लोग क्या करते हैं, अपने भाव कम कर देते हैं। अब सपोज मैं सऊदी अरब में बैठा हूं और मेरे को मेटल्स चाहिए, इंडिया से कोई चीज 100 रुपए पे आ रही है और वही चीज चाइना से मेरे को 70 रुपए में मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, उन लोगों को इंडिया से मोहब्बत थोड़ी है। तो उस सिचुएशन में मेटल प्राइसेस, फिर मेटल स्टॉक्स गिरने लगते हैं। तो ये कोरिलेशन आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। अब आ जाए अपने शेयर्स और उनके लेवल पे। आज आपको है ना, बहुत जगह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब तक अब लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक नई तेजी नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा गहराई से सुनना इस बात को। पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो भी अपने मेन बैंक्स है ना, सब ने बीच में डोजी बनाई है। डोजी एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न थोड़ा खतरनाक होता है। कायदा बोलता है कि डोजी जब बन जाए तो उसके बाद एक कैंडल के लिए वेट करना चाहिए, मतलब इस हफ्ता बैंक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में वेट करना जरूरी है। बैंक निफ्टी, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, इन चारों में वीकली कैंडल स्टिक्स पर, वीकली चार्ट्स पर डोजी बनी है। कायदा बोलता है एक हफ्ता रुक जाओ और उसके बाद डिसीजन लेना कि बैंकिंग सेक्टर में आपको क्या करना है। तो इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर में आपको उथल पुथल देखने को बहुत मिलेगी, मतलब फ्लक्चुएशंस होने को बहुत मिलेगा। एक तो ये चीज होगी। रिलायंस जब तक 1400 को क्रॉस नहीं करेगा, सॉरी, रिलायंस का सपोर्ट बन गया एक्चुअली 1400 का, अगर वो टूट जाता है तो दिक्कत है, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। एनएमडीसी पे बात करते हैं। अब एनएमडीसी जब तक 73.5 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेज नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, ही ये जो मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस लेवल से, अब इनको इसको क्रॉस करना पड़ेगा तो नई तेजी आएगी, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंडे को करेक्शन आ ही जाएगा। खैर, जिस हिसाब से न्यूज फ्लो चल रहा है, हो सकता है देयर इज अ स्लाइट चांस कि अपने को गैप डाउन देखने को मिले, बट कोई बात नहीं, क्रैश नहीं होगा। मेरे को क्रैश तो नहीं दिखता, अनलेस एंड अनटिल और भी कुछ बड़ा हो जाए तब तक क्रैश तो नहीं दिखता। इन न्यूज़ों के ऊपर तो मेरे को क्रैश नहीं दिखता। टाटा स्टील 155 है लेवल। टाटा पावर जब तक 420 को अब क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेज नहीं होगा। 420 उसका लेवल है, उसको क्रॉस करना जरूरी है। डिफेंस पे आ जाए। डिफेंस इज, अरे क्या चले यार, डिफेंस तो क्या मजेदार चले, बट इस हफ्ते सबने कहीं ना कहीं जाके रुकावट दिखाई है डिफेंस में। जीआरएसी जब तक 2833 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेज नहीं होगा। मजगांव डॉक जब तक 3750 क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेज नहीं होगा। एचएएल जब तक 5150 क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेज नहीं होगा। बीईएल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हो। ट्रेलिंग का मतलब होता है अपना स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर खींचते जाओ, बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। मेरे हिसाब से बीईएल जो नॉर्मली मेरे को देख रहे हैं उन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा,
तो 360 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। अब एक चीज़ देखना, डिफेंस में मैंने बार बार एक ही चीज़ बोली, जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब एक लेवल उसने बना दिया है वहां से थोड़ा नीचे, जब तक ये लेवल को क्रॉस ऊपर करके नहीं जाएगा तब तक तेजी नहीं वाली नहीं आएगी, ध्यान रखना। भारत डायनामिक्स अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं उसमें, मेरा रुझान थोड़ा कम होता है। कोचिन शिपयार्ड सेम, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिर जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। सी सेफ्टी एक अलग चीज़ हो जाती है, आपको सेफ्टी रखने से मतलब है ना यार। अब इसको इस तरह से मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ये तो इसके ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक भागेगा नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो इसने एक लेवल बना लिया है, अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, क्या दिक्कत है। अगर नीचे आता है तो तुम सेफ हो, ऊपर जाता है तो चलने दो ना, क्या दिक्कत है यार तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा वारी एनर्जीज जब तक 3000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तेज नहीं होगा, सबके लेवल्स बनते जा रहे हैं। जियो फाइनेंशियल्स 269 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ध्यान रखिएगा। ओला 45 के नीचे अगर गया तो अब वीक होगा। IRFC स्टॉप लॉस 120 का, वो उधर से गया। देखो यार मेरे रेलवेज में मैं अभी भी इंटरेस्टेड इतना नहीं हूँ यार, ठीक है, बढ़ रहा होगा बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। RVNL 450 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक तेज नहीं होगा। अब आप बार बार देखना, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तेज नहीं होगा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है वहाँ पे। पहले याद है अपन कुछ वीक्स पहले बोल रहे थे इसके नीचे गया तो दिक्कत आएगी, तो वो सपोर्ट होता है, तो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब वो उसके ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक नहीं तेजी नहीं आएगी। सपोर्ट का मतलब उसके नीचे अगर गया तो तेजी से गिर सकता है, ठीक है। IEX उसने भी 202 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो भी तेज नहीं होगा, क्योंकि अब वो आ गया ना वहां पे लेवल 120 से 200 रुपए चले गया, और क्या चाहिए भाई। CDSL, अब देखो CDSL में अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको दो चीजें समझनी चाहिए, या तो अपना स्टॉप लॉस ऊपर खींच लो, अगर लॉन्ग टर्म का विजन लेके बैठे हो 3-4 साल, तुमको एक छोटी मोटी गिरावट है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया चलने दो। 1400 स्टॉप लॉस है उसका। हिंद कॉपर 240 को क्रॉस करे और उसके बाद 253 को 253 को क्रॉस करे तब जाके तेजी और नई वाली आएगी, जबकि हिंद कॉपर का एक सपोर्ट तो आ गया है। BHEL अबाउट 262, ठीक है। अब एक चीज है, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था ऑन दैट शेयर, मैं एक बार BSC का आपको बता देता हूँ। BSC बहुत लोगों का क्वेश्चन था यार, बहुत लोगों ने मेरे को अलग से कमेंट भी किया था, इनफैक्ट मैसेज भी किया था, सर BSC के ऊपर बता दीजिए। BSC भी देख लेते हैं। BSC ने इस हफ्ते बनाई है डोजी, तो इस हफ्ते अगर फ्राइडे तक, कमिंग फ्राइडे तक, इफ इट क्रॉसेस 2530 तो BSC में कोई दिक्कत नहीं है, वो चलने दो। बट इफ इट कम्स बिलो, आई विल गिव यू द लेवल ऑल्सो, इफ इट कम्स बिलो 2300 देन बी वेयर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। डोजी देखो यार, डोजी खतरनाक पैटर्न होता है, अब वो होता है तो उसमें अपन क्या करें यार, वो बना है, सेम SBI में भी बना है, SBI में भी डोजी बनी है, बैंकिंग सेक्टर में सब में डोजी बनी है। तो डोजी का मतलब होता है वेट करने का, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे वेट करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि आपको हर हफ्ते ट्रेड करना ही करना है, वेट करो। मैं तो इनफैक्ट लंबे समय तक ही बहुत चीज़ों का वेट करता हूँ, शांति से ही बैठा रहता हूँ, ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें पैसा भी अच्छा बनता है। जोमेटो 195 इज़ द स्टॉप लॉस, ठीक है। IREDA जब तक 180 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक अब तेज़ नहीं होगा। REC जब तक 440 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेज़ नहीं होगा, ठीक है। PFC जैसा चल रहा है चलने दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक। सो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, जो हम लोग नॉर्मली हर हफ्ते उसको देखते हैं, हमने उसके ऊपर भी क्लैरिटी से बात कर ली, ठीक है। सो इस हफ्ते बेसिकली आपको मार्केट देखना ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहिए। आई टेल यू सिंपल रीज़न है, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, यूक्रेन रशिया वॉर की एक वापस खबर है, अब देखिए वो उसकी रिटेलिएशन कैसा होता है, अमेरिका का क्या रुझान होता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, सब करेक्शन का मामला है, अगर आया तो, नहीं आया तो हो सकता है अगर 25-200 को क्रॉस करके गया तो फिर तो मज़े है, ठीक है। उसके अलावा 20th से 30th में मेरे को वैसे भी थोड़ी क्रिटिकल लग रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेवल्स आपको क्लियरली बता दिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स एज ऑफ नाउ पड़े हैं तो पड़े, तो मतलब मेरे पास तो पड़े हैं, मैं तो उसको कुछ नहीं कर रहा, छेड़ भी नहीं रहा हूँ। मैं ऑटो सेक्टर में बहुत परफेक्ट मेरा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो मेरे को बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो चलने दो, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को मार्केट में भी नहीं दिख रही है, बट येस वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है। कुछ आसमानी सुल्तानी, ये एक प्रोवर्ब जैसा है, मतलब एक तरह का फ्रेज जैसा है, आसमानी सुल्तानी अगर हो जाए, मतलब कुछ अटपटा से ही हो जाए, तो उसमें अपन क्या करेंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक, नेक्स्ट वीकेंड फिर मिलेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म नियर टू सेम टाइम, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।